हर हर शंभु। हैप्पी शिवरात्रि। मेरे सभी साथियों को आज के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की एक और रोस्टिंग पर। चर्चा कर रहे हैं, असल मायने में हम रोस्ट करते नहीं हैं, ये कंटेंट ही ऐसा देते हैं कि चर्चा अपने आप में रोस्टिंग लगती है। आप में से कुछ लोगों का दावा है कि मैं पाकिस्तान को रोस्ट करता हूं अपने सेशंस में, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। ये रियल में हरकतें करते हैं, हम तो केवल उनकी चर्चा करते हैं। फिलहाल क्या किया है, लाख मना करने के बावजूद भी शहबाज शरीफ तुर्की जाने से नहीं रुके। फाइनली वो तुर्की पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद कुछ सुर्खियां बाहर आई। सुर्खियों में बात यह बाहर आई कि ये मदद भी लेकर गए थे। जिस प्रकार से भारत बिना मांगे भी सामने वाला, चाहे हमारा दुश्मन हो या मित्र हो, हम इंसानियत के नाते मदद करते हैं, ये जबरदस्ती मदद देने पहुंचे, लेकिन पैकिंग कुछ ऐसी निकली जिससे पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा हो रहा है। जानकारी ये है कि ये अपने पैकिंग के सामान में सोन पापड़ी इवेंट कर दिए हैं। मतलब ये, जिस प्रकार से दिवाली के अवसर पर हम अपने घर में आई हुई मिठाइयों में सोन पापड़ी को एक घर से दूसरे घर तक गिफ्ट में ट्रांसफर करते रहते हैं, कुछ ऐसा ही इन्होंने अपने आप को बाढ़ की राहत के दौरान मिली हुई राहत सामग्री को अपना लेबल लगा करके तुर्की को भिजा दिया है। इतना ही नहीं, आज के सेशन में हम आपको बहुत सी बातें बताने वाले हैं। आज हम आपको उस व्यक्ति के भी बारे में बताएंगे कि फिलहाल वो सुर्खियों में आ गया है वापस, जिसने इन्हें हिदायत दी थी कि एक हाथ में बम और एक हाथ में कुरान रखो और फिर मांगने जाओ। उसने अब सरकार को 72 घंटे की हिदायत दी है कि 72 आवर्स हैं तुम्हारे पास, पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दो, नहीं तो वो जो होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। यानी शहबाज शरीफ को फिर से अलार्म मिलना शुरू हो गया है। ऐसी तमाम बातें, और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ने यह कहा है कि आप लोग बात क्या करते हो कि हम डिफॉल्ट होंगे, हम डिफॉल्ट होंगे। वास्तविकता में हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में जो है, उनका आज का लेटेस्ट बयान जो इस समय सुर्खियों में तैर रहा है। हालांकि हमने उस पर सेशन नहीं बनाया है, हमने तो जो बना रखा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के समाचार पाकिस्तान में आपके सामने, आपकी जानकारी लेकर हाजिर हैं हम अंकित अवस्थी। चर्चा में है ये कलाकार जिनका नाम है शहबाज सरकार, शहबाज शरीफ। और चर्चा में क्यों है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह, अगर पुराने सेशंस आपको हमारे याद हो तो उन्हें आपको एक बार के लिए याद दिला देते हैं। साथियों, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, तुर्की में भीषण भूकंप, सैकड़ों मौत, क्या भारत भी भेजेगा सहायता? ऐसा करके हमने 6 फरवरी के दिन आपके सामने एक सेशन किया था। आपको याद होगा, भारत ने भूकंप के अगले ही दिन पूरी तरह से अपनी सहायता के लिए तत्परता दिखाते हुए एनडीआरएफ की टीम, डॉक्टर्स की टीम और राहत सामग्री पैक करके भेजना का काम शुरू कर दिया था। हमने ये सेशन आपको प्रॉपर तरीके से 11 दिन पहले डिलीवर किया था, होपफुली आपको याद हो। उसी सेशन के बाद में फिर हमने पाकिस्तान के बारे में 9 फरवरी को सेशन किया, जिसमें शहबाज शरीफ बोले कि मैं पर्सनली वहां जाकर के मिलना चाहता हूं। किससे मिलना चाहता हूं? अर्दगन से मिलना चाहता हूं। अर्दगन से क्यों मिलना चाहता हूं? ताकि उन्हें जाकर सॉलिडेरिटी, भातृत्व, भाई भाई का प्यार दिखा सकूं। लेकिन इस बात को शहबाज शरीफ को इन्होंने इनकार कर दिया कि आप कृपया करके यहां ना आए, क्योंकि आपके आने से हमारे यहां की व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। फिलहाल हमारी यह स्थिति नहीं है कि हम आपको रिसीव करने किसी को भेजें। हमने ये सेशन भी आपके सामने किया था और इस सेशन को भी हमने प्रॉपर तरीके से आपके सामने 8 दिन पहले डिलीवर किया। लेकिन शायद ये बात हमारी पाकिस्तान तक पहुंच गई। 9 फरवरी को हमने ये जानकारी दी, पाकिस्तानियों को शायद ये सूचना मिल गई। उन्होंने तभी शहबाज शरीफ को भड़का दिया कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं, आपको सामने वाले ने मना कैसे कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अच्छा ये बात हो रही है क्या? बोले हाँ, तो चलिए आज हम जाके दिखाते हैं। ये पहुंच गए साहब। और ये कहां पर पहुंचते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से निकलकर तुर्की पहुंचते हैं और साथ में अपने द्वारा ये वाली न्यूज भी फ्लैश में ले आते हैं। कौन सी? कि लोग हमको भिखारी समझते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग जो हैं इन्हें सहायता देंगे। आपको याद होगा, मैंने एक सेशन के अंदर आपको यह बताया था कि पाकिस्तान ने 25 टन राहत सामग्री तुर्की को भेजी है। तो इन्होंने बकायदा यह हाईलाइट करते हुए कहा कि दुनिया को बता दो कि हमने भी सामान भेजा है और हम जाकर तुर्की में अपने भाई बहनों से मिलेंगे। ऐसी स्थिति में पाक के एक जर्नलिस्ट ने इन्हें एक्सपोज करते हुए कहा है कि शरीफ गवर्नमेंट ने जो तुर्की को सहायता भेजी थी वो असल में एक शर्मिंदगी है। कौन सी सहायता? ये वाली सहायता। क्या शर्मिंदगी है? ये इन्होंने पुराना माल जो इनको बाढ़ की राहत के दौरान दिया गया था वही पैक कर दिया है। बाढ़ की राहत अगर आप भूल चुके हैं तो वो मैं याद जरूर आपको दिलाऊंगा और बताऊंगा कि क्या कैसे हुआ था, किस प्रकार से इनकी हालात खराब हुए थे, आज तक ये किस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। सारी बातें आपको बताएंगे, क्योंकि ये अब खबर बन चुका है कि पाकिस्तान सेंट रिलीफ गुड बाय टर्की पैक टू टर्की एज क्वैक एड
क्लेम जर्नो, एक पत्रकार के द्वारा पाकिस्तान के अंदर जैसे ही यह जानकारी आई, हर अखबार की सुर्खी बन गई और कहा गया कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से शर्मिंदगी का एक और मौका नहीं छोड़ा। खैर, ये तो बातें आपको बताएंगे ही, समाचार ही पाकिस्तान से जुड़े हैं, लेकिन एक काम की बात भी मैं आपको बताता हूं। आप सबको ये तो मालूम है कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है आरएनए बाई अंकित अवस्थी सर। हम अपने विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने के बारे में बताते रहते हैं कि किताबें पढ़नी जरूरी हैं, फिर चाहे मैं कितने भी अच्छे से आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करा दूं, कुछ भी करा दूं। लेकिन बहुत से साथी अक्सर एक चीज पूछते हैं, सर आपके नोट्स तो हम पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ते कैसे हैं? किताब पढ़ने की भी कोई कला होती है क्या? मैं अपने एक्सपीरियंस जरूर कभी साझा करूंगा कभी आपके साथ रविवार वार्ता में कि बुक्स कैसे पढ़ें, लेकिन इस बात पर कि बुक्स कैसे पढ़ी जाती हैं, उदाहरण के लिए आप में से मेरे बहुत से साथी ऐसे होंगे बुक्स को जो पहली लाइन से उठा करके खत्म करना शुरू करते हैं। कुछ साथी ऐसे होंगे जो बड़ा साइज देखकर घबरा जाते हैं कैसे खत्म करना है। कुछ साथी ऐसे होंगे कि लास्ट का क्लाइमैक्स किसी किताब का पहले पढ़ लिया, अलग अलग। और कुछ लोग तो किताब बस खरीद के लाते हैं, शेल्फ में सुंदर दिखती है लेकिन पढ़ते नहीं है। उन सब के लिए आज मैं एक एडवाइजरी वाली किताब जारी कर रहा हूं। किताब का नाम है हाउ टू रीड ए बुक, अवेलेबल है अपने उसी कुकू एफएम पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को काफी बार पहले भी बताया है। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर 23 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, यानी आपकी तरह रीड करने वाले लोग हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं। आप भी जाकर के इस किताब को सुन लीजिए एक बार कि जब आपको कभी किताब पढ़नी हो तो कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोगों का होता है हमको सुनाइए मत पढ़ाइए भी, पढ़ाएं कैसे? तो उसके लिए आप जरा एक बार इसको सुनकर देखिए कि किताबें पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इस चैनल को, जिसके बारे में मैंने कुकू एफएम बताया है, यहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल हैं जिनको आप अच्छे से सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से उनकी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। पूरे 1 महीने के लिए यहां पर उपलब्ध 10,000 किताबों को आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक के रूप में, उनका नोट्स बना सकते हैं, ड्राइव मोड पर उनको यूज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा बुक्स का नोट्स बना सकते हैं, ये नोट्स बनाने की कला तो आपको अल्टीमेटली उस किताब से ही मिलेगी कि किताब पढ़ें कैसे, क्योंकि किताब से नोट्स भी तो बनाने होते हैं। तो नोट्स बनाने की कला भी आपको उस बुक में दी हुई है, आप जरूर उस किताब को सुने, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, विशेष रूप से उनके लिए जो किसी ना किसी प्रकार की परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं या फिर उनके लिए जो रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। तो उस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज का है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 लगाते हैं तो आपको यह किताब 49 रुपीज, किताब ही नहीं पूरा की पूरा एप्लीकेशन का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 10,000 किताबों के साथ 49 रुपीज में उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। अब आप इस ऑडियो को सुने जहां से पाकिस्तान की बेइज्जती होना शुरू हुई है। ये एक पत्रकार है पाकिस्तान के अंदर, जैसे अपने देश में होता है ना पत्रकारों की चर्चा चैनल्स पर होती रहती है, कुछ उस प्रकार का है, सुनिए। शायद आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, मैं बोल देता हूं। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सलाब के दिनों में हो जाता है। इनका कहना यह है कि हाल ही में हमने पाकिस्तान के माध्यम से तुर्की को सहायता भेजी, उस पे सामने की तरफ रैपर लगा हुआ है सिंध की तरफ से, यानी पाकिस्तान के अंदर सिंध राज्य है, वहां से भेजी गई, पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई सहायता। लेकिन जब उस पैकेट को खोला गया तो उसके अंदर जो रैपर लगे उन पे पहले से ही लिखा हुआ था तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को भेजी गई सहायता। वास्तविकता में इस पत्रकार के द्वारा जब से ये क्लेम आया है तो लोगों के मन में, जिनको नहीं पता है पाकिस्तान में चल क्या रहा है, उन्हें लगा कि यार ये तो वाकई में मतलब बहुत ही हद दर्जे की गलती है, गलती कह लीजिए या फिर पता नहीं कि क्या ही चल रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको बाढ़ राहत के नाम पर जो सहायता अब तक दुनिया ने भेजी है ना, उस पर अमेरिका तक यह बोल चुका है कि मैं आकर रिव्यू करूंगा आप लोगों ने जिस तरह से हमारे माल का दुरुपयोग किया है। अब इस बात को आज हम एनालाइज करेंगे, लेकिन यह तो जान लें कि पाकिस्तान को बाढ़ राहत कब मिली थी। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको देखनी चाहिए। पाकिस्तान में आज भी ऐसे हालात बने हुए हैं। आप कहेंगे सर बाढ़ का पानी सूख जाता है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है। जुलाई 2022, अगस्त 2022 में पाकिस्तान में कुछ इस प्रकार के दृश्य देखने को मिले। क्या दृश्य हैं ये? भीषण बाढ़ आई पाकिस्तान में। उस बाढ़ के कारण वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो गई, जहां तहां देखें वहां पर लोग पानी के अंदर फंस गए। ये जो स्थिति यहां पर बनकर आई, इसमें पाकिस्तान की फ्लड के बारे में जानकारी निकल कर आई, और वो क्या थी कि जून 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों में, ये जो रेड कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जहां पर बाढ़ आई, उसकी वजह से 30 मिलियन लोग प्रभावित हुए और पाकिस्तान ने इस कारण से अपने यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 17
1739 लोग इसमें मारे गए थे, जिसमें 647 तो केवल बच्चे थे। 12,500 के आसपास लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए थे और 2.1 मिलियन लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। यानी कि एक भीषण बाढ़ थी। क्या ये पाकिस्तान में पहली बार आई थी? नहीं, इससे पहले 2010 में पाकिस्तान में ऐसी ही भीषण बाढ़ आई थी। 2022 की इस बाढ़ के कारण पाकिस्तान ने दुनिया भर से कहा कि उन्हें लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसी बातें पाकिस्तान ने यूएन में जाकर कही कि हमें $30 बिलियन का नुकसान हुआ है, हमें सहायता दें। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने दुनिया भर से मदद मांगी और कहा कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम सदी की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहे हैं, हमें मदद भेजें। ऐसी स्थिति में आप शहबाज शरीफ का यहां पर एक मैसेज देखते हैं, जिसमें ये अपने द्वारा बताते हैं कि 2010 के अंदर जो बाढ़ आई थी, उसके बाद 2022 की बाढ़ सबसे भीषण बाढ़ है। इस बाढ़ के बाद इन्हें दुनिया भर से मदद आना शुरू हुई। आप अजरबैजान की मदद देख सकते हैं, यूके की देख सकते हैं, फ्रांस की देख सकते हैं, चाइना की मदद देख सकते हैं, कनाडा की मदद देख सकते हैं, यूएई की मदद देख सकते हैं। इस प्रकार से इनके पास खूब सारी मदद आनी शुरू हुई। उसी बीच में मदद तुर्की ने इनको भेजी थी। ये रही टर्की की मदद, जिसमें आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट अर्दगन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से फोन पर बात करके कहा गया कि हम आपको कुछ मदद भेज रहे हैं और यहां पर आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। यहां पर बकायदा इन्हें मदद भेजी गई, जिसका शहबाज शरीफ ने बकायदा धन्यवाद भी दिया कि धन्यवाद, आपने हमारे साथ भाई की तरह व्यवहार किया और हमें आपने मदद भेजी। आप यहां पर तुर्की के अखबार टीआरटी वर्ल्ड की खबर देख सकते हैं वर्ष 2022 अगस्त की, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान में आई बाढ़ पर 2 प्लेन भर करके सहायता सामग्री पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स के लिए भेजी थी। यह वो जहाज है और यहां पर आया हुआ यह सामान आपको दिख रहा है। टर्की चैरिटी हेल्प 1,50,000 पाकिस्तानी इन फ्लड विक्टिम। पाकिस्तान के अखबार में यह खबर छपती है कि तुर्की ने जो मदद की उसकी वजह से 1.5 लाख पाकिस्तानियों तक मदद पहुंची। ठीक है, अब क्या होता है? अब रिसेंटली 6 फरवरी के दिन आप खबर सुनते हैं कि तुर्की में भीषण बाढ़ आती, भीषण भूकंप आता है, जिसके लिए भारत सहायता भेजता है, दुनिया भर के देश सहायता भेजते हैं। तो इस बार पाकिस्तान की अपने भाई को भाईपना दिखाने के लिए उसकी मदद की आवश्यकता दिखाई दी। तो इस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी मदद भेजी जानी तय हुई। भारत ने मदद के नाम पर 7 हवाई जहाज सीरिया और तुर्की भेजे। सामान की आप यहां पर वो देख सकते हैं। हद तो इस बात की है कि जो तुर्की भारत विरोधी हमेशा बयान देता है, उसकी एम्बेसी के द्वारा भारत में बकायदा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड तक जारी किया गया कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति तुर्की की मदद करना चाहता है तो वो हमारे अकाउंट में भी डायरेक्ट पैसे डलवा सकता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये लोग वो हैं जो भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं और भारत की इस उदारता को भी पहचानते हैं कि भारतीय लोग किसी को दर्द में देखकर खुद द्रवित हो जाते हैं। ये तुर्की के एम्बेसडर के द्वारा जारी किया गया दूतावास के द्वारा नंबर है, जिसमें बकायदा आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल सब कुछ दिया गया है कि भाई इस अकाउंट में पैसे डलवा देना ताकि तुर्की की सहायता हो जाएगी। इन्होंने कहा कि फटे पुराने कपड़े छोड़कर आपको कुछ भी भेजना है सब भेज सकते हो, हम सारी सहायता तुर्की ले जाने को तैयार हैं। ये तुर्की के दूतावास के हालात हैं। आई बात समझ में? इसी बीच में शहबाज शरीफ ने कहा कि साहब मैं भी जाऊंगा तुर्की। किस काम के लिए? बोले इनकी मदद करने के लिए। आप यहां पर 6 फरवरी को शहबाज शरीफ का ट्वीट देख लेते हैं। दुनिया जब मदद भेज रही है तो मदद के नाम पर मैं खुद जाऊंगा। खुद जाने के नाम पर शहबाज शरीफ खुद अपनी जानकारी निकाल करके निकलने की जानकारी करते हैं, मैं जाऊंगा। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो तुर्की जाएंगे। 7 फरवरी की खबर आती है। 7 फरवरी की जब खबर आती है तो उसके बाद में निकलकर आता है कि इन्हें वहां जाने से रोक दिया गया कि नहीं आप मत आइए। इनकी एक तरह से अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती इस बात पर होती है। हालांकि इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मत भेजो, मैं रिलीफ सामग्री भेजूंगा। 10 फरवरी के दिन का यह ट्रक है, यह जो फ्लाइट है आप जाते हुए देख सकते हैं, जिसकी पूरी की पूरी निगरानी शहबाज शरीफ ने करी। एक जहाज भरकर पाकिस्तान से तुर्की मदद के लिए भेज दिया गया। चूंकि तुर्की इन्हें मना कर चुका था कि आप मत आना, तो इन्होंने मदद की सामग्री भेज दी। मदद की सामग्री भेज दी। जब एक दिन पहले इनकी इस बात पर बेइज्जती हो चुकी थी तो हमें लगा कि शायद इन्होंने सामान भेजकर तुर्की की बेइज्जती की है कि तुम्हारा सामान तुम ही रखो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, सोन पपड़ी इवेंट था ये। शहबाज शरीफ ने बकायदा सामान भेजा और 16 फरवरी के दिन खुद भी रवाना होकर तुर्की चले गए। आप यहां पर अर्दगन से इनकी मिलती हुई तस्वीर देख सकते हैं और यहां पर पहुंच करके सुर्खी भी देख सकते हैं। सुर्खी छपती है सोन पपड़ी मोमेंट। सोन पपड़ी मोमेंट का मतलब भारत के अंदर अगर आपने बहुत सारे लोगों ने कभी देखा हो कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि दिवाली की मिठाइयों के जो पैकेट्स आते हैं जो खुद कंज्यूम नहीं कर पाते, वो किसी और मित्र को टिका देते हैं। वो मित्र भी, उसके घर में भी मिठाई के पैकेट्स आए हुए हैं, वो किसी और को टिका देता है। तो वैसे ही इन्होंने सहायता के केस में कंडीशन कर दी। तुर्की और सीरिया के अंदर जो
जो भूकंप आया उसके अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई जो जानकार घटना थी उसके बारे में पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने सबके सामने खुलासा किया कि देखिए स्थिति यह है कि इन्होंने मदद तो भेजी लेकिन मदद के नाम पर इन्होंने हमारी बेइज्जती और ज्यादा करा दी। तुर्की की यह अच्छी महानता मानिए कि उसने कुछ भी करके या तुर्की की मीडिया ने पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं करी, अदरवाइज वो ये जानकारी भी पब्लिक डोमेन में लाकर रख सकती थी कि ये लोग किस प्रकार से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार का जैसे ही यह दावा हुआ अंतरराष्ट्रीय रूप से मीम बनने शुरू हो गए और उन मीम के अंदर पाकिस्तानी ही सबसे ज्यादा मजे लेने के लिए आगे उतरकर आगे आने लग गए। पाकिस्तान नेवर फेल टू एंटरटेन अस, लोगों का कहना था कि पाकिस्तान हमें बिल्कुल आनंद देने में, लोगों का कहना था कि पाकिस्तान हमें आनंद देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। वास्तविकता है हर दिन जो भी आप खबर उनकी उठाएं उसमें कोई ना कोई इस प्रकार की घटना निकल आती है। देखिए व्हाट वी डू विद द कैरोसल सोन पापड़ी पाकिस्तान डज एड विद ऑन ग्लोबल स्केल, हर जगह यह कहानी चल रही है कि भाई साहब ये लोग तो केवल और केवल माल को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। शायद आपको सोन पापड़ी याद आ जाए दोस्तों, मैं आ रही हूं आपकी पिछले साल वाली सोन पापड़ी, जो पैकेट्स पैक होते हैं वो इसी प्रकार से घूम फिर कर आते हैं, शायद आपको याद आ जाए। ये इन्होंने रिलीफ सामग्री के साथ काम कर दिया। अब यहां से कुछ पाकिस्तानी लोग जो तुर्की गए हुए थे उनके बयान सुन लीजिए। तुर्की में इस टाइम टाइम हुआ जनाब 9:15, अभी सुबह सुबह उठे। ये कोई व्यक्ति है जो तुर्की में है पाकिस्तान की न्यूज चल रही थी, पाकिस्तान की और वो वहां जाकर के इस बात को कंफर्म करता है कि जब मैं वहां गया तो वहां पर देखा कि पाकिस्तान का जो सामान यहां आया हुआ है जो है वो पाकिस्तान ने पैक करके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, पाकिस्तान सरकार के द्वारा सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का माल, और वो जो सामान उन्होंने खोला है वो सारा सामान तुर्की ने जो भेजा था वही सामान था जनाब। शर्मिंदगी महसूस हुई है आज कि कैसे कैसे लोग पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। ये एक पाकिस्तानी है जो तुर्की में बैठ करके इस बात पर शर्मिंदगी जाहिर कर रहा है कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग, यानी पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे लोग सरकार चला रहे हैं जो कि देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा रहे हैं। खैर कोई नहीं, बेइज्जती का एक मौका और हम आपको दे देते हैं। स्थिति क्या हुई थी जब इन्होंने बाढ़ राहत का काम, मतलब भूकंप राहत का काम चलाया था, तो इनके एक मंत्री है मरियम औरंगजेब, उनके द्वारा यह कहा गया था कि हम सब लोग अपनी एक एक महीने की तनख्वाह जो है ना वो देंगे तुर्की की राहत के लिए, कहा गया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहां पर कमेंट दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बनाया जाएगा जिसके अंदर द कैबिनेट हैज अनाउंस्ड टू डोनेट 1 मंथ सैलरी टू रिलीफ फंड, कि हम लोग अपनी एक महीने की तनख्वाह देंगे। जैसे ही ये जानकारी निकलकर आती है इनके एक लॉ मेकर यानी कि इनके एक सांसद के द्वारा मैसेज कर दिया जाता है कि भाई मैं अपनी तनख्वाह नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? पाकिस्तान पीएम एम्बेरेसेस ओवर टर्की रिलीफ, लॉ मेकर ने कहा कि मैं अपनी तनख्वाह नहीं दूंगा क्योंकि भरोसा नहीं है ये लोग उसका भी गबन कर जाएंगे, पैसा उसके नाम से उगा करके चंदे के सामान को खुद में यूज ले जाएंगे। यहां के सांसद ने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा अपनी तनख्वाह। इस स्थिति के बाद में यह जानकारी फिर लोगों के मन में आने लगी कि यार वहां का सांसद कैसे मना कर सकता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो जानकारी निकलकर आई तो साल 2022 की खबर सामने आई जिसमें अमेरिका ने खुद किया था, दिस इज समथिंग वी टेक वेरी सीरियसली, यूएस रेस्पॉन्ड टू एलिज्ड करप्शन इन फ्लड रिलीफ टू पाकिस्तान। यूएस ने कहा कि यार ये बात बहुत सीरियसली लेने की है कि यहां पर जो फ्लड की सहायता के लिए धन भेजा जाता है उसमें करप्शन हो रहा है। इस करप्शन से ही प्रेरित होकर इस सांसद ने मना कर दिया औरंगजेब, मरियम औरंगजेब के उस बयान पर कि मैं तनख्वाह दूं, बोले मैं नहीं दे रहा। यानी कि लोगों की तनख्वाहें दिलवाने के नाम पर यह सरकार फिर से फेल हो गई। अब आता है वो व्यक्ति जिसकी खबर आप सबने बहुत पहले सुनी थी। यदि याद नहीं है ये व्यक्ति कौन है तो ये वही व्यक्ति है जिस पर हमने एक सेशन किया था, जिसने एक बयान दिया था कि अपने हाथ में, एक हाथ में कुरान रखो और एक हाथ में एटम बम और फिर भीख मांगने जाओ, आपको हमेशा लोन मिल जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर टीएलपी नामक एक पार्टी है, उसका नेता है, तहरीक लबैक नाम की पार्टी है। उस नेता का बयान आपको याद हो, सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो, कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें। याद आ गया होगा, इस पर हमने पूरा सेशन किया है। नहीं भी याद हो तो अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने सेशन किया है, समय मिले तो देख लेना। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का अब एक और बयान आया है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे इसको इतनी भाव क्यों देने, तो इस सेशन को जब देखोगे पता चल जाएगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान में खूब अशांति मचाई है। इसका एक बयान आया, और बयान क्या है?
72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया शहबाज शरीफ सरकार को। किस बात के लिए? कि फ्यूल प्राइसेस जो है ना उनको हटा दो। फ्यूल प्राइसेस का कौन सा मामला आ गया? आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तान में 3 दिन पहले एक मिनी बजट पारित हुआ था, उसके ऊपर भी हमने सेशन किया था। आईएमएफ की जब टीम आई थी जो इनसे ये कहकर गई थी कि आप लोग अपने यहां पर फ्यूल प्राइसेस बढ़ाओ ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़े और तुम लोग लोन चुका पाओ। कुछ याद आ रहा है? 22 रुपए पेट्रोल प्रति लीटर के भाव हाल ही में 2 दिन पहले इनके यहां पर बढ़ाए गए हैं। उस वजह से इस व्यक्ति ने अल्टीमेटम दे दिया 17 फरवरी को, या तो तुम लोग फ्यूल प्राइसेस वापस ले लो, नहीं तो 2021 के पुराने दिन याद दिला दूंगा। 2021 में क्या हुआ था? 2021 में ऐसे ही इमरान खान ने प्राइसेस फ्यूल के बढ़ा दिए थे। इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह व्यक्ति तब भी रोड पर उतर गया था अपने लोगों को लेकर के, और पाकिस्तान में लगभग इसके सड़क पर उतरने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इसने जाम करवा दिया था। कई दिनों तक काम ही नहीं हो पाए थे। ऐसी स्थिति में उनको पाकिस्तानी रुपये में काफी नुकसान हुआ था। तो इस व्यक्ति ने फिर से इस सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 72 घंटे का टाइम है, पेट्रोल के प्राइसेस वापस ले लो। इस व्यक्ति के बयान को आपने इधर देखा, पाकिस्तान के अंदर जो घटना 16 फरवरी को हुई थी, हमने ये न्यूज में कवर की थी। अब इसने जो बयान दिया फिर सुन लो। इन्होंने अपनी अय्याशियां बढ़ाते हुए, अपनी कैबिनेट को बढ़ाते हुए सारे खर्चे जनता पर डाल दिए हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें अल्टीमेटम दिया जाता है। इसकी बात को सीरियसली क्यों लिया जाए? तहरीक लबैक की पार्टी के इस व्यक्ति के द्वारा साद रिजवी की बात को क्यों ज्यादा उस पर लिया जाए? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है साथियों? क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले भी जब एक बार इस तरह की हरकत की थी, तो आप इधर देख सकते हैं, तहरीक लबैक वार्न पाकिस्तान इमरान खान गवर्नमेंट अगेंस्ट फर्दर प्राइस हाइक। 2021 में इसने ऐसे ही इमरान खान सरकार को घुटने के बल टिका दिया था। पाकिस्तान की इकोनॉमी में 35 बिलियन रुपया, पाकिस्तानी रुपया यानी इंडियन रुपये में लगभग 10 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ था इस टीएलपी के प्रोटेस्ट के कारण। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा फिर से, जो ये साद नामक व्यक्ति है, इसके द्वारा जो फिर से ये कहानी कही जा रही है, तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले 72 घंटे में। 17 तारीख को इसने धमकी दी है, तो 20 तारीख तक सारा कारनामा कर देगा अगर कुछ हुआ। तो पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मरण हो गया। कैसे? अगर फ्यूल प्राइसेस वापस नहीं ली तो अगेंस्ट में लोग सड़क पर उतरने तय हैं। 72 घंटे का वो है। और अगर इन्होंने प्राइसेस वापस ले ली तो आईएमएफ के द्वारा इनको लोन मिलना बंद हो जाएगा। आईएमएफ की अगली किस्त इन्हें नहीं मिली तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना तय है। तो अब एक प्रकार से यह बात अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि अगर हम अपने देश में हो रहे प्रोटेस्ट को रुकवाते हैं तो आईएमएफ की लोन नहीं मिल पाएगी, और प्रोटेस्ट होने देते हैं, लोन ले लेते हैं, तो सरकार की इकोनॉमी वैसे ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि यह रोड जाम करके बैठ जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार का गिरना या मरना लगभग तय है। तभी तो यहां के रक्षा मंत्री ने ही सरेंडर कर दिया है। बयान आपके सामने है, आज की खबर है ये। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका है। ये इनका लेटेस्ट बयान है 2:56 का, पाकिस्तान के मंत्री का, यानी रक्षा मंत्री का। आप यहां पर देख सकते हैं, इनका नाम है ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने अभी यह स्वीकार किया है, यानी पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने की जो खबर हमने आज से लगभग 6 महीने पहले कराई थी, वो सत्य होती दिख रही है। आकाशवाणियां हैं मेरे पास में। उम्मीद है आप सभी साथियों को जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये पाकिस्तान के समाचार पसंद आए हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारी टीम के द्वारा और हमारे द्वारा आप तक जो खबर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को आपका एक साथ बनता है। और साथ ये है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, आप उसे दबा दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। फायदा हमें यह होता है कि हम जब भी आपके पास कोई नया सेशन लेकर आते हैं आप तक सूचना पहुंच जाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सेशन को साझा करें, यह हमारी आपसे गुजारिश रहेगी। और हां, जो मैंने आपके लिए एक बुक सजेस्ट की है उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग अंकित 50 माई रेफरल कोड, और वहां पर 99 रुपीज पर मंथ पर जो 10,000 किताबें आपको मिलती हैं उन्हें आप 49 रुपीज में प्राप्त कर लेंगे। आज जो हमारा रात को होने वाला सेशन है 9 PM पर आरएनए बाई अंकित अवस्थी सर पर, जो कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, उस पर आज हम आपको एक बहुत डिटेल स्टडी कराने वाले हैं। स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या चुनाव आयोग दो पार्टियों में जब स्प्लिट हो
तो उस स्प्लिट को वैलिडेट करने के लिए जो दल छूटकर गया हो उसे सब कुछ दे सकता है। जैसे फिलहाल के लिए क्या हुआ है ना, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर मतलब दो फाड़ हो गई थी। एक तरफ एकनाथ शिंदे जी चले गए, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी रह गए। तो एकनाथ शिंदे जी को अब शिवसेना का सब कुछ मिल गया है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, तो एक प्रकार से पार्टी का जो पूरा कार्यभार है वो भी एकनाथ शिंदे जी को मिल गया है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी, जिनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे साहब ने कभी शिवसेना का स्थापना किया था, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ है, इसे हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारतीय पॉलिटी के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। यह मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। आज रात को 9 बजे लाइव इवेंट होगा अपने नए चैनल आरएनए के ऊपर। आरएनए हमारा एप्लीकेशन भी है, इसके ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुके हैं। 1 मार्च से पहले आप इन कोर्सेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।